हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा ही साधन है। इस पेज में आप देख रहे हैं प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन। अब दो सवाल उठते हैं कि ये चैप्टर कहाँ से आया है और दूसरा किसे पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये आया है महात्मा गांधी का लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से। और दूसरा, इसे पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेपीएससी का सिलेबस का ये एक भाग है, प्रोज पार्ट का। ठीक है, कंटेक्स्ट में आपको पहले समझा देता हूँ कि महात्मा गांधी ने बचपन में मांसाहार खाया था, ठीक है ना, कई बारी छुप छुपा करके। पर बाद में उन्होंने अपनी गलती को माना और कन्फेस किया अपने पापा से और बताया कि मैं आज से कभी नहीं खाऊंगा। ठीक है। और उनका पैदाइश है 1869 2 अक्टूबर का। 18 साल की उम्र में वो ब्रिटेन जा रहे होते हैं। ठीक है, 1888 27 अक्टूबर के अराउंड। तभी वो अपनी मम्मी को प्रॉमिस करते हैं कि वो जो है मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे वहाँ जा करके। ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि समुद्र क्रॉस करना एक बहुत बड़ा बात होता था। जो लोग समुद्र पार करते थे उनको देश निकाला कर दिया जाता था या फिर समाज निकाला कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट पे ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, इसमें गांधी जी जो है वो ब्रिटेन जा करके अपने आप को इंग्लिश जेंटलमैन बनाना चाहते हैं और बनाने का कोशिश कर रहे होते हैं। उसी कंटेक्स्ट पे चैप्टर है। ठीक है, चालू करते हैं। माई फेथ इन वेजिटेरियनिज्म ग्रू ऑन मी फ्रॉम डे टू डे। दिन प्रतिदिन मेरा विश्वास जो शाकाहारवाद पे है वो बढ़ता ही चला गया। जब उन्होंने सॉल्ट की किताब पढ़ी, सॉल्ट एक राइटर थे वहाँ के, तो जो उनका भूख है डायटिक स्टडीज़ को पढ़ने पे वो और ज़्यादा शार्पन हो गया। सॉल्ट्स बुक वेटेड, वेटेड का मतलब है शार्पन। माई एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब है भूख फॉर डायटिक स्टडीज़। मतलब जो डायटिक स्टडीज़ का पढ़ाई कर रहे थे वो बार बार, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता था कि मांसाहार के बिना ब्रिटेन में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है। पर वो अपने प्रण को, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो वो किताबें पढ़ते गए, सॉल्ट की किताबें पढ़ी, जिससे उनका डायटिक स्टडीज़ को लेकर के उनका भूख जो है वो बढ़ता ही चला गया। उन्होंने शाकाहारवाद पे अवेलेबल जितनी भी किताबें हैं वो सारी पढ़ डाली। वन ऑफ दिस होवर्ड विलियम्स द एथिक्स ऑफ डाइट। एक किताब है होवर्ड विलियम्स का द एथिक्स ऑफ डाइट करके, जो कि ये बायोग्राफिकल हिस्ट्री बताता है। किस बारे में? तो ह्यूमन डायटिक्स के ऊपर, कि पुराने ज़माने में लोग क्या खाते थे और कैसे खाया करते थे। ठीक है, और ये सारा जो फिलोसोफर्स और प्रॉफिट्स का जो बात है उससे उनको समझ में आने लगा और उनका जो इच्छा है शाकाहारवाद को अपनाए रखने का वो और सुदृढ़ होते गया जब उनको पता चला कि पाइथागोरस और जीसस जैसे लोगों ने उस टाइम पे वेजिटेरियन रहने का फैसला किया था। ठीक है, डॉक्टर अन्ना किंग्सफोर्ड्स द परफेक्ट वे इन डाइट वाज आल्सो एन अट्रैक्टिव बुक। तो ये एक किताब है अन्ना किंग्सफोर्ड ये भी का लिखा हुआ द परफेक्ट वे, वो परफेक्ट वे इन डाइट, वो भी एक बहुत अट्रैक्टिव किताब है। डॉक्टर अलिंसन्स राइटिंग ऑन हेल्थ एंड हाइजीन वाज लाइकवाइज वेरी हेल्पफुल। तो ये सब कुछ किताबों के नाम है जो कि उनका मानना था कि ये बहुत ही कारगर साबित हुए हैं उनके शाकाहारवाद को फॉलो करने के लिए। He advocated a curative system based on regulation of the dietary of patients। ठीक है, तो वो जो है दलीलें देते थे किस चीज़ को लेकर के, कि कैसे जो डाइट है, किसी भी पेशेंट का जो डाइट है वो उनको क्योर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। वो खुद एक शाकाहारी थे, तो वो पेशेंट्स को भी जो है यही प्रिस्क्राइब करते थे कि वो लोग वेजिटेरियन डाइट को अपनाएं। The result of reading all the literature was that dietetic experiments came to take an important place in my life। ये सारा एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने डाइटिक एक्सपेरिमेंट करा था, जो लिटरेचर उन्होंने पढ़ा था, ये सब जो है उनके ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा निभाते हैं। Health was the principal consideration of these experiments to begin with, but later on religion became a supreme motive। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ज़िंदगी के, उसमें हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था, बहुत प्रिंसिपल था, मतलब कि टॉप पे था। पर बाद में जब धर्म का बात आया तो धर्म जो है वो सबसे ऊपर का मोटिव का बन गया था, मतलब धर्म सबसे इम्पोर्टेंट बन गया था उनके लिए। मीनवाइल माई फ्रेंड हैड नॉट सीज टू वरी अबाउट मी। उनका एक दोस्त था वहाँ पे जो उनकी बहुत चिंता करता था इस बात को लेकर के कि इंग्लैंड में आया, ये सर्वाइव कैसे करेगा। ठीक है, तो वो बार बार उसको फोर्स करता था महात्मा गांधी को कि खा लो।
नॉन वेजिटेरियन बन जाओ, प्रण और प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं बाहर आकर के। हालांकि वो उससे काफ़ी प्यार करता था तभी उसको बोलता था। और ये कह रहे हैं कि हिज लव फॉर मी लेड हिम टू थिंक दैट इफ आई persisted in my objections to meat eating, I should not only develop a weak constitution but should remain a duffer because I should never feel at home in English society. उसका प्यार मेरे प्रति उसको ये सोचवाता था कि अगर मैं मीट ईटिंग को बार बार नकारूंगा तो ना ही मैं अपना शरीर कमज़ोर करूंगा, बल्कि मैं एक डफर बेवकूफ़ रह जाऊंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश सोसाइटी में कभी भी अपना ज़िंदगी नहीं ढूंढ पाऊंगा। मतलब बाहर आकर के मैं घर जैसा महसूस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। When he came to know that I had begun to interest myself in books on vegetarianism, जब उनके दोस्त को ये पता चला कि मैं जो हूँ, मतलब महात्मा गांधी जो है वो वेजिटेरियनिज्म शाकाहारवाद की किताबों को बहुत ज़्यादा ही अध्ययन कर रहे हैं, तो वो बहुत ही भयभीत हो गए थे, डर गए थे। Lest these studies should muddle my head, ये सारा जो स्टडी है, सब जो पढ़ाई है, उनका दिमाग खराब कर सकता है। That I should fritter my way लाइफ अवे इन एक्सपेरिमेंट्स, कि मैं अपना ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर दूंगा ये सब एक्सपेरिमेंट, बेकार के एक्सपेरिमेंट करके, अपना खुद का काम को छोड़ करके ये सब काम करके मैं अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा और मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है। He therefore made one last effort to reform me. वो हालांकि बाद में एक आखिरी उम्मीद जताता है, आखिरी एफर्ट डालता है मुझे बदलने के लिए। ठीक है। पहले भी उसने कई बारी बोला था, बहुत कुछ तरीके से डांटा था, धमकाया था, लेकिन मैं नहीं माना, तो अब ये आखिरी एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है महात्मा गांधी का दोस्त। ही वन डे इनवाइटेड मी टू गो टू द थिएटर, उसने मुझे इनवाइट किया थिएटर जाने के लिए, और प्ले स्टार्ट होने से पहले वो लोग को खाना खाना था साथ में एट हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट, to me at the palatial place and the first big restaurant I had been to since leaving the Victoria Hotel. महात्मा गांधी एक बार ही विक्टोरिया होटल में रुके थे वहां जा करके, पर उसके बाद ये जो है उनके लिए सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ पे उनका दोस्त उनको ले गया था। हालांकि वो वहाँ होटल में स्टे करना जो है उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम हो रहा था। ठीक है ना। मतलब कि बहुत कम हेल्पफुल था, बहुत कम ही लोग मदद कर रहे थे। वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था उनके लिए। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जब उसके दोस्त ने एक सूप ऑर्डर किया होता है, ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है उस वेटर से पूछ रहे होते हैं बुला करके कि सूप में वेजिटेरियन चीज़ है कि नहीं, तो उसका दोस्त बोलता है कि जेंटलमैन जैसा बिहेव करो, यहाँ ज़बरदस्ती का मॉडेस्टी दिखाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और फिर जो है गुस्से में उसने ये भी बोला कि अगर वेजिटेबल सूप नहीं है तो क्या तुम नहीं पियोगे। ठीक है। आई टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू, तो महात्मा गांधी ने बोला कि मैं तो बस पूछ रहा था कि उसमें वेजिटेबल है कि नहीं, या फिर वो जो है नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि तुमको तो मालूम है। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही क्लमजी हो, बहुत ज़्यादा ही चुलबुलिया हो इस ऐसे सोसाइटी के लिए। उसने ये भी बोला कि अगर तुम यहाँ पे डिसेंटली बिहेव नहीं कर सकते हो तो निकल जाओ यहाँ से। ठीक है। कहीं और जा कर के खा लो और हमारे लिए इंतज़ार करो। उसके वजह से गांधी जी को एक बहुत ही राहत की सांस आई कि फाइनली, मतलब मेरे को अब ज़बरदस्ती यहाँ खाना नहीं होगा, अगर मीट वाला सामान होगा तो और भी नहीं। आउट आई वेंट, मैं बाहर गया, और वहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था पास में, लेकिन वो बंद हो चुका था, तो मैं उस रात भूखे ही सो गया। आई अकम्पनीड माई फ्रेंड टू द थिएटर, मैं थिएटर गया उसके साथ। उसने मुझे एक भी शब्द नहीं बोला। जो भी सीन वहाँ पे क्रिएट किया था मैंने, उस सब चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोला। हालांकि मेरे पार्ट से भी उसके लिए, उसको कहने के लिए कुछ भी नहीं था। दैट वॉज द लास्ट फ्रेंडली टसल वी हैड, इट डिडंट अफेक्ट आवर रिलेशंस इन द लीस्ट। वो जो है सबसे आखिरी हमारा फ्रेंडली टसल था इस बारे में, जैसा कि पहले बोल चुका हूँ मैं कि उनका दोस्त जो है वो बार बार एफर्ट मारते रहता था कि ये भी जो है नॉन वेजिटेरियन हो जाए, लेकिन ये नहीं मान रहे थे, नहीं मानते थे। आखिरी एफर्ट मतलब कि ये जो फाइनली टसल जो हुआ इनका रेस्टोरेंट के बीच में, जहाँ पे उसने बोला कि तुम बाहर चले जाओ, यहाँ मत रहो। हालांकि इससे उनका और उनके दोस्त का रिश्ता खराब नहीं हुआ। मैं देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो मुझे प्यार करता था, इसलिए उसने काफ़ी सारे एफर्ट डाले मुझे नॉन वेजिटेरियन कन्वर्ट करने के लिए। एंड माई रिस्पेक्ट फॉर हिम वॉज वेल द ग्रेटर ऑन अकाउंट ऑफ आवर डिफरेंसेज इन थॉट एंड एक्शन।
हालाँकि हमारा सोच और हमारा कर्म जो है वो काफ़ी अलग है, पर फिर भी मेरा इज़्ज़त जो है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे थोड़ा-सा शांत कर दूँगा, ठीक है? और मैं उसे ये भी एश्योर कर दूँगा, ये भी यकीन दिला दूँगा कि मैं जो है अब क्लमज़ी नहीं फ़ील करूँगा या फिर क्लमज़ी बिहेव नहीं करूँगा मैं, ठीक है? तो उसने जो है but try to become polished and make up for my vegetarianism by cultivating their accomplishments which fitted one for polite society. एक्चुअली बात ये है ना कि इंग्लिश सोसाइटी बहुत ही एक्सक्विजिट है। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वहाँ पे कप सॉसर का इस्तेमाल करते हैं, बिना आवाज़ किए खाते हैं, दे डोंट मूव मच, दे डोंट बी फ्लेसिड एंड एरोगेंट एंड फ्लैम्बायंट। तो वो सब चीज़ को जो वेजिटेरियनिज्म, क्योंकि लोग जो वेजिटेरियन थे वहाँ पे उनको डफर माना जाता था, ठीक है? तो महात्मा गांधी जो बोले कि मैं उसे नॉन वेजिटेरियन बन के तो इस पे नहीं डाल सकता, पर मैं उसे अश्योर करता हूँ कि मैं और क्लमज़ीपना, मतलब कि और जो है चिलबुलापना महसूस नहीं करने दूँगा और जो है ऐसा काम नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं जो हूँ वेजिटेरियनिज़्म, जो मेरा अस्तित्व है उसको मेकअप करके मैं एक अपने आप को एक पॉलिश्ड और एक ऐसा इंसान बनाऊँगा जो इस डिसेंट सोसाइटी में सर्वाइव कर सके। एक 18 वर्षीय बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? हालाँकि उनकी शादी हो चुकी थी उस टाइम पे, पर ठीक है। एंड फॉर द पर्पस आई अंडरटुक दैट ऑल टू इम्पॉसिबल टास्क फॉर बिकमिंग एन इंग्लिश जेंटलमैन। और इस काम को करने के लिए मैंने वो सब किया जो मुझे एक अंग्रेजी जेंटलमैन बना सकता था, ठीक है? जो मैंने बम्बई से कपड़े लाए थे, उन सबको कटवा करके मैंने इंग्लिश सोसाइटी के अकॉर्डिंग आर्मी और नेवी स्टोर्स में जा कर के एक नया कपड़ा सिलवाया, ठीक है? I also went in for a chimney pot hat costing 19 shillings, an excessive price on those days। और उन्होंने है वहाँ पे जाकर के चिमनी पॉट हैट भी खरीदा जो कि 19 सीलिंग्स का था, काफ़ी महंगा था, पर उन्होंने वो खरीदा ताकि वो पहन करके बन सके, क्या बोलते हैं उसको, लंदनिया बाबू। नॉट कंटेंट विद दिस आई वेस्टेड 10 pounds ऑन एन इवनिंग सूट मेड इन बॉन्ड स्ट्रीट। इवनिंग सूट के लिए भी उन्होंने 10 पाउंड का इस्तेमाल किया, the center of fashionable life in London, and got my good and noble-hearted brother to send me a double watch chain of gold। और उसने अपने भाई को भी बोला कि मुझे एक डबल वॉच चेन चाहिए जो कि गोल्ड का होना चाहिए। हालांकि ये सही नहीं था कि मैं एक रेडीमेड टाई पहनूं, तो मैंने टाई को बांधना भी सीखा वहाँ पे, ठीक है? रेडीमेड टाई नहीं, बनाना, टाई बनाना सीखा उन्होंने। While in India, the mirror had been a luxury permitted on the days when the family barber gave me a shave. Here I wasted 10 minutes every day before a huge mirror। हालांकि जैसा कि भारत में क्या था कि ये ऐनक देखने का लग्जरी सबके पास नहीं था, बहुत कम लोग ही ऐनक देख सकते थे, वो भी तब जब नाई आता था या फिर नाई जब शेव करता था तभी देख पाते थे। पर यहाँ पे है कि बिना दिन में 10 मिनट बड़े से ऐनक के सामने मुंह दिखाए बिना रहता ही नहीं था, दिन पार ही नहीं होता था। बार बार मैं ऐनक में अपने आप को देखता था, अपनी टाई को अरेंज करता था, अपने बाल को सही से पार्ट करता था, सही से झाड़ता था, करेक्ट फैशन मेंटेन करने का कोशिश करता था। हालांकि मेरे बाल जो है वो बहुत सॉफ्ट नहीं थे, जिसके वजह से मुझे बहुत स्ट्रगल होता था इस चीज़ को लेकर के कि बार बार वो जो चिमनी पॉट हैट है उसको निकाल करके वापस डालना हर बारी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि मेरे हाथ जो है जैसे ही हटाता था मैं उस क्या बोलते हैं हैट को, मेरे हाथ सीधा बाल की ओर जाते थे और मैं उसे झाड़ता था और एडजस्ट करने की कोशिश करता था, ठीक है? ताकि मैं मेरा जो ये मोटिव है इस पॉलिश सोसाइटी में सर्वाइव करने का, वो पूरा हो सके। एज इफ ऑल दिस वेर नॉट इनफ टू मेक मी लुक एट थिंग, I directed my attention to other details that were supposed to go towards the making of an English gentleman। हालांकि इतना सब जो है काफ़ी नहीं था, तो मैंने और भी चीज़ों पर दिमाग लगाना चालू किया जो कि मुझे इंग्लिश जेंटलमैन बना सकता था, ठीक है? तो उनको कहा गया कि डांसिंग, फ्रेंच और इलोक्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू बिकम एन इंग्लिश जेंटलमैन। नाचना, फ्रेंच बोलना, क्योंकि फ्रांस जो है वो ब्रिटेन के बगल में ही था और वो वहाँ पे जाना भी चाहते थे, तो फ्रेंच सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। और इलोक्यूशन जो है वो प्रोनाउंसिएशन है, मीन्स जिस एक्सेंट से आप बोलते हो, हेलो दिस इज डैन, दिस इज नॉट हाउ इट्स वर्किंग, ऐसे करके। फ्रेंच जो है वो वहाँ का लैंग्वेज नहीं था,
जबकि वो जो है फ्रांस का लैंग्वेज था, पर वो बगल में था और उसको लिंगुआ फ्रैंका माना जाता था उस कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। लिंगुआ फ्रैंका मतलब राजा, पूरे देश के राजा, समझ गए? मतलब वो भाषा हर जगह चलेगी। ओवर विच आई हैड अ डिज़ायर टू ट्रैवल, और उनको फ्रांस जाने का भी मन था। और फिर मैंने डांसिंग लेसन्स भी लेना चालू किया, 3 यूरो या फिर 3 सीलिंग दे करके, ठीक है। मैंने 6 लेसन लिए होंगे 3 हफ्ते में, लेकिन वो मेरे औकात के बाहर था। मतलब नाचना वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। ना ही मैं पियानो को फॉलो कर पाता था और ना ही मैं टाइम पे जो है अपने मूव्स कर पाता था। अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। द रिक्ल्यूज इन द फेबल, तो जो स्टोरी में जो होता है ना, एक एक ऐसा बंदा जो कि गुमसुम सा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, वो ये बन चुके थे। उसके वजह से क्या होता है कि जो भी बेलिया रहती है वो चूहों से दूर जाती है, और गायें जो है वो बिल्लियों को दूध पिलाती है, और ऐसे करके ये सीक्वेंस चलते रहता है। मतलब कि वियर्ड चीज़ की बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं गलत जगह पे हूँ, ठीक है। मुझे बहुत ही अकेला महसूस होता था उन जगहों पे जा करके। माई एम्बिशंस ऑल्सो ग्रू लाइक अ फैमिली ऑफ द रिक्ल्यूज, और उनका इच्छा भी ऐसे ही जागा जैसे कि किसी क्या बोलते हैं, अलग से खोपचे में पड़े हुए परिवार का जागता है, ठीक है, जिनको दुनिया देश से कोई मतलब नहीं है, अकेला अकेला रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं। तो उनका जो इच्छा है वो भी वैसे ही जागता था जैसे किसी भी रिक्लूडेड फैमिली का जागता है। अब उनको लगा कि उनको वायलिन भी सीखना चाहिए ताकि वेस्टर्न म्यूज़िक का जो पहचान है और जो एक्सेप्टेंस है वो कान में घुस जाए। जैसे आज हम ज़बरदस्ती का इंग्लिश गाना सुनते हैं ताकि लोगों सोसाइटी में जो है मेरे को एक अपर हैंड दे सके। तो उन्होंने 3 सीलिंग का इस्तेमाल किया और वायलिन सीखने के लिए वो चले गए। हालांकि ये काफ़ी महंगा फीस था क्योंकि भारत में सीखना वॉज क्वाइट ईजी। उन्होंने एक थर्ड टीचर देखा जो कि उनको इलोक्यूशन भी सिखा रहे थे और ये वायलिन भी। ही रिकमेंडेड बेल स्टैंडर्ड इलोक्यूशनिस्ट of as a textbook when I purchased and I began with the speech of Pitts। तो उन्होंने बेल स्टैंडर्ड का इलोक्यूशनिस्ट बुक खरीदा वो सीखने के लिए, और स्पीच सीखने के लिए पिट्स का किताब खरीदा। मतलब बेसिकली वो सीखना चाह रहे थे इलोक्यूशन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट सीखना चाह रहे थे। प्रॉपर इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए उन्होंने वायलिन सीखने का कोशिश किया, डांसिंग सीखने का कोशिश किया, इलोक्यूशन सीखने का कोशिश किया, फ्रेंच सीखने का कोशिश किया, ठीक है। But Mr. Bell rang the bell of alarm in the ear and I awake, ठीक है। फिर मिस्टर बेल जो है मेरे कानों में अलार्म एक घंटी बजाते हैं और मुझे जगा देते हैं। मुझे ज़िंदगी भर इंग्लैंड में नहीं रहना है, ये मैं अपने आप को कहता हूँ। और जब इस इलोक्यूशन सीखने का मेरा ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं, ये नाच सीखने का क्या ये नाच मुझे एक जेंटलमैन बना सकता है? अब वो सवाल करते हैं अपने आप से, क्योंकि वो अब सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनको सवाल करना होता है कि क्या ये वाक़ई में इम्पोर्टेंट है मेरे लिए? जो वायलिन मैं अपने देश में आराम से सीख सकता था एज़ अ स्टूडेंट, वो मैं आज यहाँ पे 3 सीलिंग दे करके सीख रहा हूँ, ठीक है? जबकि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं यहाँ पे जेंटलमैन बनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे बैरिस्टर बनने आया हूँ, लॉ पढ़ने आया हूँ, और मुझे उसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? अगर मेरा चरित्र मुझे जेंटलमैन बनाता है, तो बहुत कमाल का चीज़ है, और अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और मुझे इस एम्बिशन को छोड़ना पड़ेगा अगर मुझे मेरा चरित्र मुझे जेंटलमैन नहीं बनाता है तो। दीज एंड सिमिलर थॉट्स पोजेस्ड मी, ये और ऐसे सारे सेम सेम थॉट्स जो है उन्होंने मुझे जकड़ लिया था। एंड आई एक्सप्रेस देम इन अ लेटर विच आई एड्रेस टू द इलोक्यूशन टीचर। उन्होंने अपनी इलोक्यूशन टीचर को, जो एक महिला थी, उनको वो महिला नहीं थी, उन्होंने ये सारी चीज़ों को उन्होंने चिट्ठी में लिख करके उनको भेजा, ठीक है। और मैंने सेम लेटर जो है वो एक डांसिंग टीचर को भी लिखा और वायलिन टीचर को पर्सनली देने गया, ठीक है, ताकि ये बता सके कि ये वायलिन जो है वो आप किसी को बेच दो, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा कि वो डांटेंगे या फिर कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे मेरा मन खराब हो जाए, पर वो अच्छे थे। वो दोस्ताना मिजाज में उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है। हाउ आई हैड डिस्कवर्ड दैट आई वॉज परस्यूइंग अ फॉल्स आइडिया। तो गांधी जी ने उनको बताया कि मैंने समझ लिया है, मुझे ये समझ में आ गया कि मैं एक गलत सोच के पीछे भाग रहा था। उन्होंने इनकरेज किया और हिम्मत दी
कि मैं कंप्लीट चेंज की ओर जाऊं। द इन्फेचुएशन मस्ट हैव लास्टेड अबाउट 3 months। जो इंग्लिश जेंटलमैन बनने का जो इन्फेचुएशन है, जो इच्छा है, वो 3 month के अराउंड चला। And the punctiliousness in dress persisted for years, but henceforward I became a student। और जो पंक्टिलियसनेस है ड्रेस पहनने का, पंक्टिलियसनेस कहने का मतलब क्या है? पंचुअलिटी, यानी कि समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे ड्रेस पहनना, वो जो है वो काफ़ी समय तक, सालों तक मेरे में चलते रहे और चलते रहा, और हेंस मैं एक विद्यार्थी बन गया। पहले मैं एक जेंटलमैन बनना चाहता था। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि महात्मा गांधी, एक 18 वर्षीय बच्चा जो इंग्लैंड जाता है, उसको पहले एक जेंटलमैन बनने का इच्छा होता है, ठीक है। पर कुछ समय वहाँ पे गुजारने के बाद वो अपना मन बदल लेता है। वो समझ जाता है कि एवरीथिंग इज नॉट समवन्स कप ऑफ टी, ये नहीं करना चाहिए, और मुझे सवाल करना चाहिए कि क्या मैं इसी कारण से एक जेंटलमैन बन सकता हूँ? अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे से बाल बनाऊं और मांसाहार खाऊं, तभी मैं जेंटलमैन बन सकता हूँ? क्या मेरे पास और कोई कारण नहीं है? क्या चरित्र मुझे जेंटलमैन नहीं बना सकता है? तो उन्होंने इस बातों को सीखा और वो धीरे धीरे समझे। इसलिए इनका जो आप किताब पढ़ोगे ना, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं बचपन से ही महान था, मैं पैदा ही महान हुआ था। नो, he has learned from his mistakes, he has experimented about multiple situations, about multiple procedures he has taken so as to get better, that's it। ठीक है, ये कोई महान व्यक्ति नहीं है, महात्मा पैदा नहीं लिए थे, वो बार बार गलतियां करे, बार बार सीखे, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, क्योंकि कुछ लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। सो द चैप्टर एंड्स हियर। द chapter's name again is playing the English gentleman is ended। इसके अलावा मैं बहुत सारे प्रोज लेकर के आऊँगा, अगर किसी भी जेपीएससी स्टूडेंट को पढ़ना है तो दे आर मोस्ट वेलकम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, और नहीं लगे तो गालियाँ। टाटा बाय बाय।